हेलो दोस्तों, मैं अमरचंद कटीक आपके अपने YouTube चैनल अमरचंद बलिवाल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। आज अपन बात करेंगे त्रिभुज की सर्वांग क्षमता क्या होती है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं अच्छी प्रकार से अपन ने समझ लिया था। त्रिभुज की विशेषता अपन ने देख ली थी, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, उन सब के बारे में अपन ने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। आज अपन बात करते हैं त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अब आज मैं आपको सर्वांग क्षमता के जितने भी नियम है, ठीक है ना, 4 या 5 जो भी नियम है, आपको मैं यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। आपको इनकी परिभाषाएं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप तो इस वीडियो को पूरा देखना। आपको जितनी भी सर्वांग क्षमताएं हैं अगर अच्छे से याद नहीं हुए तो आप मेरे को कमेंट पे बोल सकते हो। ठीक है, आज मैं यहाँ पे आपको सर्वांग क्षमताओं को यहाँ पे ही आपको याद कराऊंगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। तो ये चीज क्या होती है, ठीक है, इसको अपन समझ लेते हैं। पहले त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, पहले आप डेफिनेशन देख लो, फिर इसको मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। जब दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरा पूरा ढकले यानी अध्यारोपित हो जाए एक दूसरे पर, ठीक है, तो वे आपस में सर्वांगक्षम त्रिभुज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई से भी दो त्रिभुज या कोई से भी दो आकृतियां अगर वो सर्वांगक्षम है ना, तो वो एक दूसरे को अध्यारोपित कर सकती है या एक दूसरे को ढक सकती है। जैसे ये पास में एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आपको पीछे वाला दिख रहा है क्या? इसको बोलते हैं अपन पूर्ण रूप से ढक लेना या अध्यारोपित करना। तभी ये दोनों हाथ क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे। दोनों हाथ कब सर्वांगक्षम होंगे? जब एक दूसरे को ये पूर्ण रूप से ढक लेते हैं या अध्यारोपित हो जाते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सर्वांगक्षम हाथ। अगर त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है ना, तो त्रिभुज की बात करेंगे तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगक्षम हो जाएंगे। अगर चतुर्भुज की बात करते हैं तो वो चतुर्भुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगक्षम हो जाएंगे। तो आगे बात समझ में सिंपल सी बात है कि वो दोनों जो भी आकृतियां एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढकनी चाहिए, तो वो दोनों आकृतियां आपस में क्या होगी? सर्वांगक्षम आकृतियां कहलाती है। अब उन आकृतियों में त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। आगे बात समझ में ये हो गया क्लियर। अब अपन बात कर लेते हैं सर्वांगक्षमता के नियम जो अपन त्रिभुज के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए? त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज के लिए सर्वांगक्षमता के जो नियम है ना, उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज के लिए 4 नियम होते हैं बेसिकली। ठीक है, आपको पहले मैं नाम बता देता हूं, आपको डायग्राम से मैं समझाऊंगा, आप खुद इसकी परिभाषा अपने आप लिख लोगे। ठीक है, पहले देख लो इधर एस एस नियम, त्रिभुज के नियम बता रहे अपन। ठीक है ना, एस एस नियम। ठीक है, साइड 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 रूल्स, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में भुजा 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 नियम। सर्वांगक्षमता नियम है त्रिभुज का पहला, भुजा भुजा नियम। ठीक है, दूसरा नियम एस साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम। त्रिभुज का दूसरा सर्वांगक्षमता का नियम है भुजा कोण भुजा नियम। ठीक है, ये याद भी रख लेना आपको, एस ए एस बस इतना सा। ठीक है, यहां पे देखो एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, त्रिभुज की सर्वांगक्षमता का तीसरा नियम। ठीक है, कोण भुजा कोण। अब लास्ट जो इसका चौथा नियम है आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये त्रिभुज की सर्वांगक्षमता का चौथा नियम है। यानी कि बात यह है कि त्रिभुज की सर्वांगक्षमता के लिए अपने पास में 4 नियम है। ठीक है, अब ये आपको याद है तो आप इनकी परिभाषा स्वयं बना सकते हो। चलो अपन पहले नियम की बात कर लेते हैं, इस नियम की, भुजा भुजा नियम की। ठीक है, जैसे अपने पास में एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज को बना दिया अपन ने, परिभाषा आप खुद बना सकते हो, बस आप डायग्राम को अच्छे से समझ लेना। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इसका नाम मान लो पी क्यू आर। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि भुजा भुजा नियम बोल रहा है इसलिए। ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो ये त्रिभुज हो गए एक दूसरे के सर्वांगक्षम। जैसे अपन इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे ना, तो ये वाला त्रिभुज अपने को दिखेगा नहीं, ओनली ये वाला त्रिभुज ही दिखेगा। यानी कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगे। ठीक है, यानी एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, तो दोनों आकृतियां क्या हो गई या दोनों त्रिभुज क्या हो गए? यहाँ पे सर्वांगक्षम हो गई। अब आपको ये डायग्राम देख के परिभाषा कैसे लिखनी है, देखो इधर समझ लो इसको। जब कोई त्रिभुज, ठीक है ना, जब कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है,
भुजा भुजा नियम की बात कर रहे हैं जब कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, दूसरा त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं, ठीक है ना, संगत वर्ड आएगा यहाँ पे, संगत, ठीक है ना, दूसरे त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं समान हो, ठीक है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दूसरा त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज भुजा भुजा नियम से सर्वांशम होते हैं। हो गई क्लियर बात? ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, दूसरा त्रिभुज जिसकी तीनों संगत भुजाएं, ठीक है ना, तीनों भुजाएं तो होगी लेकिन कौन सी? संगत भुजा, यानी कि संगत भुजा का मतलब होता है ये वाली भुजा है ना, तो ये वाली होनी चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 होनी चाहिए, ये 7 तो ये 7 होनी चाहिए, सर्वांशम यानी समान, संगत, ठीक है ना, संगत यानी समान होनी चाहिए, सेम टू सेम, सेम टिट्टो, उसको बोलते हैं अपन संगत, ठीक है। ये 6 तो ये 6 ही होनी चाहिए, ये 5 तो ये 5 ही होनी चाहिए, इसको बोलते हैं अपन संगत भुजाएं, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं यदि समान है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांशम होंगे। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे तो अपन इसको किस प्रकार से लिखते हैं? ये त्रिभुज का शयन होता है, ठीक है। अब इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी, ये दो लाइन ऐसे खींचते हैं, सर्वांशम के लिए अपन क्या करते हैं? ये चिन्ह लगाते हैं ऐसे, ठीक है। अब कौन कौन से त्रिभुज सर्वांशम? एक तो ये त्रिभुज, इसके सर्वांशम कौन सा? ये वाला त्रिभुज, क्या नाम है इसका? ये त्रिभुज का चिन्ह हो गया, क्या नाम है इसका? पी क्यू आर। यह बात समझ में आ गई? ये हो गया अपने पास में भुजा भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांशम है। क्लियर? ठीक है, आप डेफिनेशन खुद बना सकते हो। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, दूसरा त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं समान हो, ठीक है ना, संगत भुजाएं समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांशम होते हैं। इसको सर्वांशम का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना, सर्वांशम, ठीक है, इसका चिन्ह है। आगे बात समझ में? नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन दूसरे नियम की बात करते हैं, ठीक है, अपन दूसरे नियम की बात करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अपन भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा की बात कर लेते हैं। इसमें भी आप डायग्राम बना लो, भुजा कोण भुजा, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज। क्या बोल रहा है? भुजा कोण भुजा, यानी कि नाम से पता चल रहा है एक ऐसा त्रिभुज जिनकी दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाओं के मध्य का कोण बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे। आगे बात समझ में? देखो इधर, जैसे कि अपने पास में 60 डिग्री का कोण है, ये 5 सेंटीमीटर की संगति होनी चाहिए, तो यही कोण होगा 60 डिग्री का, और यही भुजा होगी 5 की और यही 7 की होगी, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? इस नियम से सर्वांशम होंगे। आगे बात समझ में? नामांकित कर लो इसको। हर त्रिभुज का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है, आर एस पी क्यू, कुछ भी दे सकते हो नाम, यहाँ मैंने एबीसीडी दिया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो। डेफिनेशन कैसे लगेगी समझ लो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, उनके मध्य कोण, तथा दूसरा त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं, संगत हो गई ना, संगत भुजाएं तथा उनके मध्य का कोण यदि समान है या बराबर है, तो दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांशम होते हैं। आगे बात समझ में? डायग्राम याद कर लेना, परिभाषा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी और ये नियम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। किस नियम से सर्वांशम हो जाएंगे? इस नियम से। और सर्वांशम में तो अपन क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी, सर्वांशम का चिन्ह ऐसे लिखते हैं अपन, ये त्रिभुज एस पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। किस नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांशम हो गए। अब त्रिभुज का तीसरा नियम, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज, ठीक है, परिभाषा सुन लो पहले। एक ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण तथा उनके मध्य की भुजा, और दूसरा त्रिभुज जिसके संगत कोण तथा उनके मध्य की भुजा अगर बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज कोण भुजा कोण नियम से सर्वांशम होते हैं। आगे बात समझ में? देखो डायग्राम बना लेते हैं पहले अपन।
ये अपने पास में त्रिभुज है एक, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये भुजा मान लेते हैं अपन कि ए बी भुजा है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे कोण अपने पास में 70, यहाँ पे कोण 50, तो संगत कोण होने चाहिए, तो ये भी कितने का होगा 70 और ये भी कितने का होगा 50। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे सी और यहाँ पे पी क्यू आर ये दे दो, ठीक है। परिभाषा कैसे बनानी है, इस नियम से और इस डायग्राम से परिभाषा बनाना सीख जाओ आप। देखो, एक ऐसा त्रिभुज जिनके दो कोण तथा इन दोनों कोणों के मध्य की भुजा और दूसरा त्रिभुज जिनके संगत कोण तथा उन दोनों कोणों के मध्य की भुजा यदि समान है तो ये दोनों त्रिभुज कोण भुजा कोण नियम से सर्वांगसम होते हैं। आगे बात समझ में, नाम याद कर लो, डायग्राम समझ लो, परिभाषा आप खुद बना सकते हो, नियम आप खुद बना सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हुआ क्लियर? वापस देख लो एक बार। एक ऐसा त्रिभुज जिनके दो कोण तथा उन दोनों कोणों के मध्य की भुजा, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज जिनके संगत कोण तथा इनके मध्य की भुजा समान हो तो ये दोनों त्रिभुज कोण भुजा कोण नियम से सर्वांगसम होते हैं। आगे बात समझ में हो गया। तीसरा नियम, तो इसका नाम लिख लो आप, किस नियम से सर्वांगसम है ये, तो यहां पर लिख सकते हैं अपन त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे लगाते हैं अपन, ठीक है, इसको सर्वांगसम बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज, इसका जो नाम है लिख दो पी क्यू आर, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हमारे पास में लास्ट नियम बच गया, समकोण कर्ण भुजा नियम, ठीक है। त्रिभुज का लास्ट सर्वांगक्षमता का नियम है जो पाइथागोरस प्रमेय में बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। अब अपन इसको देख लेते हैं, आर एस एच एस, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा नियम। इसमें भी दो त्रिभुज बनाते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज होते हैं, ठीक है। देखो इधर ये समकोण त्रिभुज होता है इसमें, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज। कोणों के बारे में मैंने अच्छे से पिछले वाले वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर कर रखा है, सभी प्रकार के कोणों के बारे में। ऐसा कोई भी कोण नहीं है जिसके बारे में मैंने वीडियो में आपको अच्छे से समझाया नहीं है, ठीक है। आप पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देख लेना, आप कोणों के बारे में, त्रिभुज के बारे में, जो भी नियम है, विशेषताएं, सब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अब अपन इस नियम की बात कर लेते हैं, समकोण कर्ण भुजा नियम, ठीक है। अब ये देखो आप, एक त्रिभुज जिसका कर्ण, ठीक है, लंब और आधार समान हो, ठीक है, दूसरे त्रिभुज जिसका कर्ण लंब और आधार समान हो, ठीक है, तो वो आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। आप इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओ वो देख लो आप। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एवं एक दूसरे समकोण त्रिभुज की श्योता क्रमशः संगत बराबर हो, कहने का मतलब ये है कि एक त्रिभुज जिसका समकोण ये वाला है, ये वाला, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके समकोण समान हो, तब उसमें कर्ण, ठीक है ना, ये कर्ण होते हैं, ये भी समान होने चाहिए, ये लंब है, ये भी समान होने चाहिए। या आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यानी कि ये जो त्रिभुज अपने पास में ए बी सी पी क्यू आर, इसको प्रूव करने के लिए आपको सीधा सा तरीका है, दो संगत भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया, इन दोनों त्रिभुजों के सर्वांगसम के लिए क्या हो गया, यहाँ पे जो ये त्रिभुज है ना, ये वाला BC स्क्वायर, ठीक है ना, BC स्क्वायर बराबर संगत भुजाएं होनी चाहिए, ये वाली संगत भुजा और ये वाली संगत भुजा, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, ये वाला नियम रखता है इसमें, ठीक है। यानी कि दो संगत भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं, ये हो गया अपने पास में 3, ये 4, ये 5, ठीक है, तो इनके वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से यहां पे दे लो आप 5 3 4, इन दोनों का वर्गों का योग इसके बराबर होना चाहिए, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे करके, ठीक है। तो ये BC कितना है यहाँ पे 5, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ। BC कितना है यहाँ पे
5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर ए बी का 3 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये तो 25 हो गया, बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25, ये भी 25, ये भी 25। इसी प्रकार से ये भी 25 आएगा, ये भी 25 आएगा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए इस नियम से, सर्वांगसम हो गए। आगे बात समझ में, 4 नियम अपन ऐसे समझ लिए, एक बार वापस देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।